नमस्कार दोस्तों, सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पार्ट को फिर से लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग दोस्तों 1498 से 1764 तक की पूरा हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, और सबको अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हम आपको इस चैनल पे ऐसी डिफिनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं जो कि हजारीबाग में बहुत ही कम कोचिंग में आपको इस तरह की पढ़ाई मिलेगी। आज हम लोग फिर से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपको हजारीबाग के शायद कोई कोचिंग में इसको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को बढ़ावेंगे। और हाँ दोस्तों, आज हम लोग 1765 के आगे पढ़ने वाले हैं, जो सन 1772-73 में तक घटित हुई थी। और मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको जिस प्रकार इस चैनल पे जिस प्रकार की डिफिनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा, उस प्रकार कहीं भी आपको हजारीबाग में नहीं मिलेगा। अगर आपको आजमाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों से या किसी बड़े से पूछ करके देखिएगा क्या इस तरह से पढ़ाया जाता है या नहीं। क्या आप उन सब से क्वेश्चन पूछ के देखिएगा दोस्तों कि इस सब बारे में वह जानते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को फिर से इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, 20 अक्टूबर 1760 को क्या हुआ था? मीर जाफर को राजगद्दी पर से हटा दिया गया था। मीर जाफर को राजगद्दी पर से हटा दिया गया था। उसके बाद सन 6 जनवरी 1761 को मराठा एवं किसके बीच? अफगानियों के बीच, अर्थात अब्दाली के बीच। अब्दाली कौन था? अफगानिस्तान का शासक था, जिसका पूरा नाम अहमद शाह अब्दाली था। इस युद्ध में दोस्तों जो कि अब्दाली का जीत हुआ था। किसका जीत? अब्दाली का जीत हुआ था। उसके पश्चात दोस्तों इसके बाद है 22 अक्टूबर 1764 को। कब? 22 अक्टूबर 1764 को एक फिर से घटना घटित हुई थी। वह घटना था बक्सर का युद्ध। बक्सर का क्या था? बक्सर का युद्ध था। इसके पश्चात 2 संधियां हुई थी। इसके पश्चात दोस्तों एक और चीज है कि मीर जाफर को जब इस युद्ध में जब भारतीय शासक हार गए, तो मीर कासिम वहां से युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गए थे। तब फिर से ऐसे मीर कासिम के स्थान पे मीर जाफर को फिर से पुनः बैठा दिया गया था। लेकिन बैठाने के पश्चात दोस्तों ज्यादा दिन तक वह फिर गद्दी पर नहीं बैठ पाए, और फिर 5 फरवरी 1765 को उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। मीर जाफर की मृत्यु हो गई। और इसके पश्चात है फिर से इसी 1765 में दोस्तों 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था? इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच? तो अंग्रेज और दिल्ली शासक। दिल्ली के शासक उस समय कौन थे? शाह आलम।
12 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच संधि हुआ था? अंग्रेज और शाह आलम के बीच हुआ था, जो कि इस संधि को इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 16 अगस्त 1765 को एक और संधि हुई थी। इस संधि को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। जो यह संधि अंग्रेज एवं सुजौदौला के बीच हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को हमने इन सभी के पूरा अच्छा तरह से इन सभी के बारे में डील के करके आप लोगों को बताए थे। तो चलिए अब हम लोग फिर से आज फिर अब 16 अगस्त 1765 के बाद की कहानी को जानते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों जब 12 अगस्त 1765 16 अगस्त 1765 को दोनों संधियां इलाहाबाद की प्रथम संधि इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से जाना गया। इसके बाद है तो अंग्रेजों को बिल्कुल कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं था, कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। बेहिचक अंग्रेजों ने मेरे भाई अंग्रेजों ने बेहिचक भारत में मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा बंगाल में इतनी धराशायी मचाए, वहां पे जितने भी धन दौलत सोना चांदी थे उन सभी को अपने अधीन में कर लिए। और वहां के ऐसे परिस्थिति वहां के लोगों को कर दिए कि वहां के लोग हैं तो उनको 2 वक्त की रोटी तो उनको मिल पाने में कठिनाई होने लगी। वैसा करके वहां पे अकाल होने लगा। तब है सो उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से पूरे भारत को उन्होंने बहुत बेहतरीनी से 1765 से 1772 तक लूटे थे। लगातार 6 वर्ष तक उन्होंने 7 वर्ष तक 1765 से 1772 तक लगातार 7 वर्षों तक इतनी भारत के खून को उन लोगों ने चूस लिया ताकि भारत के लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाने लगा और भारत में अकाल हो गया और भूख से लोग मरने लगे, त्राही करने लगे थे। तब उसी बीच है तो फिर से दोस्तों इस समय से 1772 तक दोस्तों अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। और 1772 में दोस्तों अंग्रेजों का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बने थे। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। 1772 में अंग्रेजों का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, जो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव से काफी ज्यादा कठोर व्यक्ति था। इन्होंने तो कुछ धराशाही के माध्यम से भारत के जनता को कुछ छोड़ भी देते थे, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, जितने भी हो सके भारतवासियों को दबाओ और उनके जितने भी सारे धन दौलत है उसको अपने देश इंग्लैंड ले चलो। और चाहे जैसे भी हो जितने भी धन दौलत हम लोग उन लोगों के पास लिए हैं, जैसे भी वो मारना कर पड़े, भारतीयों को मारना पड़े, काटना पड़े, जैसा भी कोई भी परिस्थिति करना पड़े हम लोगों को किसी न किसी हालत से हमको ले जाना है तो ले जाना। वैसी परिस्थिति का हाल करते थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ऐसे बहुत ही कठोर दिल के व्यक्ति थे, लॉर्ड क्लाइव से काफी ज्यादा कठोर दिल के। तब है तो फिर दोस्तों इन्होंने 1776 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1776 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किए थे। और उनके माध्यम से सारे सोने चांदी जितने भी धन दौलत भारत से उन लोगों ने इकट्ठा किए थे उनको लेकर के ऐसे इंग्लैंड तक पहुंचाए थे। और एक और बात और मैं और बता देता हूं दोस्तों, जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों का
गवर्नर बने थे, अंग्रेजों का गवर्नर बने थे, तो उस समय से पूना में कुछ मराठा साम्राज्य की कुछ ताकतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पूना में है तो मराठा शासक के कुछ ताकतें, शक्ति बढ़ती जा रही थी। उस समय मराठा साम्राज्य का शासक था नारायण राव। थे, लेकिन उस समय नारायण राव काफी ज्यादा बालक थे, ज्यादा इनको राज्य के बारे में कुछ उतना समझदारी नहीं थी। इसीलिए इनके सारे काम को इनके चाचा रघुनाथ राव संभालते थे। क्या करते थे? शासक थे नारायण राव, लेकिन उनके सारे कार्यभार को संभालते थे रघुनाथ राव, क्योंकि नारायण राव उसमें नाबालिग थे। तो इसी रघुनाथ राव को इनकी जब शक्ति बढ़ती जा रही थी, सारे कार्यभार को देख करके शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने बोला कि अगर इसकी शक्ति बढ़ जाएगी तो हम लोग को ऐसा समय हो सकता है कि हम लोग को हो सकता है कि भारत से ही हम लोग को तुरंत ही जाना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने रघुनाथ राव को युद्ध की धमकी दी। क्या कि युद्ध की धमकी दिया था, युद्ध करने के लिए बोले। तो रघुनाथ राव ने डर गए और डर करके वारेन हेस्टिंग्स की धीरे से संधि कर ली, और धीरे धीरे रघुनाथ राव ने वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों के एक कठपुतली बन गए। और फिर अंततः जैसे जैसे वारेन हेस्टिंग्स अर्थात अंग्रेज लोग जैसे जैसे कहते थे, वैसे वैसे रघुनाथ राव करते जाते थे। उसी समय मराठा समाज में दोस्तों बहुत दूर से कहीं से आए हुए थे, एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। नाम था। इनको अंग्रेजों की चाल पूरी अच्छे से समझ में आ रही थी कि हाँ, अंग्रेज रघुनाथ राव से क्या करना चाह रहा है और क्यों करना चाह रहा था। इसीलिए नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को समझाने की कोशिश किए थे। लेकिन रघुनाथ राव पूरी अच्छी तरह से अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके थे, इसलिए बिल्कुल कुछ भी नहीं समझे और इनके कहने के मुताबिक चलने लगे। और अंततः रघुनाथ राव ने इनको ये अंग्रेजों के बहकावे में आकर के नाबालिग नारायण राव की 30 अगस्त 1773 को इनकी हत्या करवा दी। वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों के कहने के मुताबिक रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की 30 अगस्त 1773 को उनकी हत्या करवा दी। तब वहाँ बस जैसे इनकी हत्या हो गई दोस्तों, वैसे मराठा साम्राज्य की ताकत पूरा छिन्न भिन्न हो गई, अर्थात पूरा टूट गई। तो इसको बस नाना फडणवीस ने सोचे कि हम इसको संभालेंगे किसी के माध्यम से। तो नाना फडणवीस थे तो किसी की सहायता से सुधारना चाहते थे, मराठा साम्राज्य को फिर से शक्तिशाली बनाना चाहते थे। इसलिए कर्नाटक के शासक उस समय थे दोस्तों हैदर अली। कर्नाटक के शासक थे हैदर अली थे जो कि यह बहुत वीर व्यक्ति थे। और इनका पिताजी दोस्तों एक रंज थे, सब भिखारी थे। उनके वैसे परिवार में हैदर अली ने अपना जीवन बिताया और अपना मेहनत के बलबूते एक बार फिर से इन्होंने अपना एक शासक बन गए थे, अपना एक साम्राज्य स्थापित किए थे। लेकिन दोस्तों इनके माध्यम से हैदर अली के माध्यम से ही नाना साहब सोचे थे कि हम ये वारेन हेस्टिंग्स के शक्ति को कम करेंगे। लेकिन इनका
नसीब इतना खराब था दोस्तों कि मराठा समाज के नसीब इतना खराब थे कि जिस समय गए थे वो सहायता के लिए मांगने के लिए, और उसी कुछ दिनों बाद पता चला कि हैदर अली की मृत्यु अचानक मृत्यु हो गई। हैदर अली की अचानक मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, और हैदर अली यहाँ तक जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो नाना फडणवीस के जो भी सपने थे पूरी तरह से और ज्यादा टूट गया। तो फिर अब क्या हुआ, तो पूरा ऐसा फिर अंग्रेजों लोग सोचने लगे अब तो हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, हम कुछ अब हैदर अली के बारे में और इनके बेटे टिप्पू सुल्तान के बारे में कुछ बताने वाले हैं जो बहुत ही अभिरोचक बातें हैं। क्या है? बहुत अभिरोचक बातें हैं दोस्तों। आप लोगों को याद रखिएगा, चूंकि इनके हैदर अली के पुत्र टिप्पू सुल्तान एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों को पूरा अचंभव में डाल दिए थे। बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ही तेज दिमाग के थे कि किस प्रकार से युद्ध करना था। वह एक बच्चे से ही, एक नाबालिग से ही उन्होंने अपने युद्ध करना शुरू कर दिए थे अपने पिता के साथ। दोस्तों, टिप्पू सुल्तान ने अपने पिता के साथ 18 वर्ष के थे उस समय भी अपने जाते थे युद्ध करने के लिए। हमने क्या बताया दोस्तों, हैदर अली का बेटा टिप्पू सुल्तान था। टिप्पू सुल्तान था। हैदर अली सबसे पहले दोस्तों, इनके बारे में बताया जाए तो सबसे पहले शासक बनने से पहले इन्होंने मैसूर का फौज बने थे। तब उसी बीच मैसूर का फौज बने। तब कुछ दिनों बाद ऐसे दोस्तों मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किए थे, जिससे हैदर अली ने उन मैसूर की रक्षा कर लिए थे। इसीलिए वहां के शासक ने हैदर अली को मैसूर का प्रधानमंत्री बना दिए। और प्रधानमंत्री बनने के पश्चात है जो कर्नाटक का धीरे धीरे शासक बन गए थे। और शासक बनने के पश्चात भारत में बहुत सारे क्षेत्र को जो अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच लोग जो अपने भारत के स्थान को कब्जे कर चुके थे, उन सभी से बहुत सारे स्थानों को छुड़ा लिए थे। और छुड़ाने के पश्चात उसी के बीच में से नाना फडणवीस के छुड़ा लिए थे। उसी के बीच में नाना फडणवीस हैदर अली के पास गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद तुरंत ऐसे इनकी मृत्यु हो गई। तब टिप्पू सुल्तान ने भी अपनी बाहुबल से जितनी भी इनकी ताकत थी, बहुत ही ताकत थी दोस्तों, इनको हराने के लिए बहुत ही सब अंग्रेजों को कठिनाई हुई। लेकिन अंततः क्या हुआ कि दोस्तों टिप्पू सुल्तान को भी ऐसा धोखा मिला अपने ही व्यक्तियों से, तक कि इनको है सो युद्ध भूमि में ही शहीद होना पड़ा। जिस प्रकार से दोस्तों सिराजुद्दौला को भी हुआ था ना, सिराजुद्दौला को धोखा मिला था, उसी प्रकार से टिप्पू सुल्तान को भी इतनी खराब धोखा मिली कि इनको युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। और फिर कुल मिलाकर इतने ये सब जो आपने भारत के कुछ क्षेत्र को अपने अधीन किए थे, तो फिर है सो लास्ट में अंग्रेजों के अधीन में चले गए। तो हमारा देश में तो हम कहते ना दोस्तों कि हमारा देश एक गुलाम हो गया, तो कुछ नहीं, हमारा गुलाम तो हुआ, हमारा देश गुलाम तो हुआ, लेकिन किसके वजह से हुआ? तो बहुत सारे कमीनों कुत्तों के वजह से हुआ। जो व्यक्ति भारत को गुलाम होने से बचाना चाहते थे उनको ही धोखा दे दिया करते थे, सिर्फ अपने एक स्वार्थ के कारण। तो दोस्तों इन सभी कहानियों को आप लोगों को सुनकर समझ में आता होगा कि एक अपस्वार्थ कभी नहीं बनना चाहिए। दूसरों की मदद करना सीखो दोस्तों, मदद करना सीखो। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इससे अगले वीडियो में। और इसके अगले वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1772 से हैं पढ़ेंगे, जो कि भारत के उद्योग पर किस प्रकार से कब्जा किया गया था। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अब बाय बाय।